इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स मतलब कंडक्टिंग मटेरियल का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखने पर क्या बिहेवियर होता है या उनके अंदर क्या होता है, या हम उनको चार्ज देते हैं तो क्या होता है। तो कंडक्टर्स मतलब कौन, कंडक्टर कौन होता है जो बस में पैसे लेता है? हाँ नहीं, कंडक्टर नहीं होता, वही तो कंडक्टर होता है। कंडक्टर मीन्स द मटेरियल्स विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, मटेरियल्स विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने या नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमने पहले भी एक जगह पढ़ा था, गॉस लॉ में, याद होगा। एक सॉलिड स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करते हैं देन सॉलिड स्फेयर बिहेव्स एज ए चार्ज्ड शेल। एक सॉलिड स्फेयर अगर लें, सबसे पहले हमने गॉस लॉ यूज़ किया था एक शेल के लिए, यानी एक हॉलो स्फेयर जिसका थिकनेस बहुत कम होता है, दैट इज़ कॉल्ड शेल। तो शेल पे अगर हम चार्ज देते हैं तो वो सरफेस पर रहता है। क्यों सरफेस पे रहता है? क्योंकि जहाँ मैटर होगा वहीं चार्ज हो सकता है, बिकॉज चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो शेल में सिर्फ सरफेस पर मैटर होता है, इसीलिए चार्ज भी सिर्फ सरफेस पर ही रह सकता है। ठीक है, बट फिर हमने डिस्कस किया था क्या, सॉलिड स्फेयर मतलब सिर्फ सरफेस पे मैटर नहीं है, अंदर भी मैटर है, ये वाला डिस्कस किया था। इसमें दो केसेस थे, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, यानी जो सॉलिड स्फेयर है, बॉल है, वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का है या कंडक्टिंग मटेरियल का। जैसे सपोज़ किसी मेटल का हमने बॉल ले लिया तो वो कंडक्टिंग मटेरियल हो गया सॉलिड, और रबर का बॉल ले लिया, सॉलिड वाला रबर का बॉल, तो वो हो गया नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर हमने कंडक्टिंग मटेरियल का लिया तो भले ही अंदर चार्ज दिया था, भले ही हमने अंदर चार्ज दिया, लेकिन वो अल्टीमेटली सब सरफेस पर आ जाता है। क्यों आ जाता है? ये हमने डिस्कशन किया था, अभी लगभग वैसा ही डिस्कशन फिर से है। ठीक है, लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, जैसे रबर का सॉलिड बॉल है, तो अगर अंदर चार्ज देंगे तो जहाँ भी देंगे वो वहाँ पर रहेगा, वहाँ से जगह चेंज नहीं होगी इसकी, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में। बट कंडक्टिंग वाले में सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है। ठीक है, क्यों आ जाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मटेरियल। तो हम कंडक्टिंग मटेरियल के लिए अभी स्टडी करेंगे, नॉन कंडक्टिंग नहीं करना है अभी, तो हम इसको हटा देते हैं। और सपोज़ ये हमारा कंडक्टिंग मटेरियल का सॉलिड स्फेयर था, तो अंदर अगर चार्ज देंगे तो क्या होगा? मान लो कि यहाँ हमने चार्ज दिया, ठीक है, चार्ज देने से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने पढ़ा था, पॉजिटिव सोर्स चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ लाइक दिस, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अवे डायरेक्शन में होगा, दूर की तरफ। नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, अंदर की तरफ होगा। तो ऐसा है, हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाने से क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो और फ्री चार्ज हो, फ्री चार्ज मीन्स चार्ज पार्टिकल विच इज़ फ्री टू मूव। तो अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं देन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है देन द फोर्स बिकम्स माइनस क्यू हुई, इतना फोर्स एक्ट करता है, वेयर माइनस वेक्टर के साथ माइनस आने का क्या मतलब हुआ? अपोजिट डायरेक्शन, यानी नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडक्टिंग मटेरियल था, हमने सपोज़ पॉजिटिव चार्ज दिया, उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे में होंगे, कंडक्टिंग मटेरियल सिर्फ यहाँ अंदर वाली जगह में नहीं, सब जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने से क्या होगा, जो पूरे कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा सोर्स था वहाँ से निकल रहा था, तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया था, सपोज सेंटर पे दिया था, तो उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है तो वो जा कर के उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन अब सपोज सरफेस वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ चले गए तो सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी।
और फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो जब जाएंगे अपना चार्ज भी साथ में लेकर जाएंगे। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की सरफेस पर डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसका मतलब सरफेस पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब है कि नेट चार्ज वहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा कब तक होगा? जब तक अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कब ख़त्म होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म होगा। यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉन, सरफेस वाली जगह से इलेक्ट्रॉन अंदर तब तक जाएंगे जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो जाता। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जाने की वजह से सरफेस पर हो जाएगी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड देयरफॉर ऑन द सरफेस द नेट चार्ज विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो थी असली कहानी, लेकिन हमें लगता क्या लगता है कि अंदर पॉजिटिव चार्ज दिया, वो सरफेस पर आ गया। इनफैक्ट पॉजिटिव चार्ज मटेरियल्स में मूव कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज मटेरियल इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, एंड एटम्स में पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। और नेगेटिव चार्ज कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के बाहर, यानी इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो न्यूक्लियस के अंदर से अगर पॉजिटिव चार्ज निकालना है तो हमें कितना फोर्स चाहिए? 11th क्लास में भी पढ़ा था, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से न्यूक्लियर फोर्स का अगर रेशियो निकालेंगे तो ये लगभग 1000 आता है। यानी न्यूक्लियर फोर्स विच इज़ इनसाइड द न्यूक्लियस इज़ 1000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एटम में कहाँ होता है? न्यूक्लियस। ये सपोज न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। न्यूक्लियर फोर्स कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स इज 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इफ़ यू वांट टू पुल आउट ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सपोज प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो किधर है? यहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस के बाहर। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द न्यूक्लियर फोर्स। तो किसको बाहर निकालना ईजी होगा? इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ईजी होगा। ठीक है, तो ऐसा वो ये रीज़न दे सकते हैं कि क्यों पॉजिटिव चार्ज मटेरियल में मूव नहीं करता है। और इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा न्यूक्लियस से, मान लो यहाँ है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और भी वीक हो जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन उन्हीं मटेरियल्स में होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, यानी उन पर फोर्स बहुत कम होता है। ठीक है, तो कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो अंदर अगर हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके इफेक्ट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आ जाएंगे, और अंदर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो सरफेस पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, वहाँ में दिखने लगेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज तुम दोगे कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, वो सब कहाँ अपीयर होने लगेगा? मटेरियल के सरफेस पर। ठीक है, यानी देयर विल बी नो स्टैटिक चार्ज इनसाइड ए कंडक्टिंग मटेरियल। ये कंडक्टिंग मटेरियल हमारा है, ज़रूरी नहीं स्फेरिकल हो, कैसा भी हो सकता है, कोई भी शेप का हो सकता है। ठीक है, स्फेरिकल शेप ज़रूरी नहीं है। अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज देंगे तो वो अल्टीमेटली कहाँ अपीयर होगा? सरफेस पर अपीयर होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ आया? तो अंदर क्या होगा? देयर विल बी नो स्टैटिक चार्ज इनसाइड द मटेरियल, और अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि अगर गॉस लॉ से हम देखें, गॉस लॉ से क्या होता है? फ्लक्स इनसाइड द मटेरियल इज़ 1/ε0 टाइम्स क्यू नेट। ठीक है, और फ्लक्स क्या होता है? E इंटू सरफेस एरिया। जो भी सरफेस एरिया अंदर, मान लो हमने कोई सरफेस एरिया ले लिया, ठीक है, और उसका एरिया मान लो S, तो इधर चार्ज तो है नहीं, तो ज़ीरो, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा? ज़ीरो। समझ आया? यानी जहाँ चार्ज नहीं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर स्टैटिक चार्ज और स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही नहीं होंगे। स्टैटिक चार्ज मीन्स रुका हुआ चार्ज। मोशन में हो सकता है, जब चार्ज मूव कर रहा है, जैसे शुरू में पॉजिटिव चार्ज दिया तो मोशन हो रहा था, उस समय चार्ज उस समय होगा, बट वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए होगा। ठीक है, या जैसे वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तब अंदर चार्ज हो सकता है, बट वो स्टैटिक नहीं होगा, रुका हुआ चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है,
तो जो तुम्हारे बुक में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर क्या है, बाकी बच्चे भी बुक देख सकते हैं, 68, ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी देखें, 68, पेज नंबर 68, पेज नंबर 68 में देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, रीड करो। यस, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। देन नेक्स्ट पॉइंट भी लगभग वैसा ही है, जो सारी बात एक साथ एक्सप्लेन हो गई। हाँ बोलो। यस, ये देखो ये वाला पॉइंट अब समझते हैं। सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। देखो इसके पीछे क्या लॉजिक है। सपोज़ ये हमने चलो स्फेरिकल शेप ही ले लिया सिंप्लिसिटी के लिए, यहाँ पर चार्ज होगा सरफेस पर अंदर, बिकॉज चार्ज स्टे नहीं कर सकता, सारा चार्ज आ जाएगा सरफेस पे, ठीक है, वाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये कंडक्टर है, तो सारा चार्ज कहाँ रहेगा, एट द सरफेस। ये हमारा चार्ज हो गया। अब जो बात बोली जा रही है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी नॉर्मल टू द सरफेस, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो वो सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसे होगा नॉर्मल डायरेक्शन में। किसी भी पॉइंट पे अगर देखें, मान लो यहाँ पर अगर हमने देखा तो वो सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। सपोज़ नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई और डायरेक्शन में, सपोज़ यहाँ हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ एक पॉइंट लिया और यहाँ हमने दिखाया कि नॉर्मल डायरेक्शन नहीं है, ये तो टेंजेंट हुआ, तो हमने मान लो ऐसे दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज़ ऐसे है, नॉर्मल नहीं है, तो क्या होगा, अगर नॉर्मल नहीं है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, वन नॉर्मल टू द सरफेस एंड अनदर अलोंग द सरफेस। तो नॉर्मल टू द सरफेस, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसको हमने नाम लिख दिया ई परपेंडिकुलर, और एक अलोंग द सरफेस आ गया, इसको हमने नाम लिख दिया ई पैरेलल। ठीक है, तो ई पैरेलल यानी सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आया। तो अगर यहाँ पर हम एक चार्ज पार्टिकल रख दें, इस जगह पे एक चार्ज पार्टिकल मान लो रख दिया, तो चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी कि जो पैरेलल कंपोनेंट है, यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अलोंग फोर्स लगेगा। इसके अलोंग फोर्स लगने का मतलब है कि वो चार्ज इस सरफेस के अलोंग चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन चार्ज स्टैटिक है, सरफेस पर रुका हुआ है, कहीं भी चल नहीं रहा है। इट प्रूव्स कि सरफेस के अलोंग यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर होता तो चार्ज सरफेस पर चलता रहता। ठीक है, तो इससे प्रूव हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई पैरेलल कंपोनेंट नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एंगल पर हो ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो सरफेस हमने देखा है, स्फेरिकल सरफेस, दिस इज ए सिमेट्रिकल शेप, सब जगह एक बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज की डेंसिटी बराबर होगी। एवरीवेयर चार्ज डेंसिटी विल बी द सेम। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। हर जगह एक बराबर चार्ज डेंसिटी होगी, इसीलिए हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही वैल्यू होगा और वो नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, सरफेस से नॉर्मल होगा। लेकिन अगर ऐसा सरफेस नहीं होता, कुछ आड़ा तिरछा सा सरफेस होता, आलू टाइप का, आलू का सरफेस कैसा होता है, कोई कोई आलू रहते हैं जिनका सरफेस सिमेट्रिकल होता है, बट ज़्यादातर कैसा होता है, इर्रेगुलर। ज़्यादातर आलू का जो सरफेस है वो इर्रेगुलर होता है। मान लो कि ऐसे कुछ है, ऐसे है कुछ, ठीक है, ऐसा है, या एक बलून टाइप का शेप भी ले सकते हैं। मान लो कि ऐसा एक शेप ले लिया हमने, बलून का शेप लगभग ऐसे रहता है। ठीक है, एक तरफ एरिया बहुत कम होता है, दूसरी तरफ एरिया, यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर ज़्यादा एरिया है, इधर भी कम है, इधर सबसे कम है, पॉइंटेड जैसा है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा एक कंडक्टिंग मटेरियल लें और इस पर चार्ज दें, अंदर मान लो दिया, तो ऑब्वियसली वो सरफेस पर ही आएगा। लेकिन सब जगह चार्ज डेंसिटी एक बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होना चाहिए। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जहाँ सब जगह पोटेंशियल एक बराबर हो।
और इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए। ये हमने कहाँ से कंक्लूड किया? इस पॉइंट से, क्योंकि सरफेस के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा मतलब सरफेस के अलोंग चार्ज मूव नहीं करेगा, और अगर करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट फोर्स। तो अगर सरफेस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है तो चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क नहीं होगा, एंड वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, तो सरफेस के एक से दूसरे पॉइंट ले जाने में कोई वर्क नहीं हुआ, यानी कि एक से दूसरे पॉइंट के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ मतलब सब जगह पोटेंशियल एक जैसा है। एक जैसा है मतलब सरफेस हैज़ टू बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल विल बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, क्यों होगा? ये उससे रिलेटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज इन नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, तो बात क्या हो रही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह एक बराबर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बराबर होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? तुम्हें अगर याद होगा, एक थिन शीट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था यूजिंग गॉस लॉ, तो आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे सरफेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्यों आएगा पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर चार्ज डेंसिटी वाली बात आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो शीट के लिए जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था तो वहाँ तुम्हें याद होगा कि उस डिस्कशन में हमने ये कहा कि शीट के दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लो ये शीट जैसे कोई पेपर है, पेपर का शीट ऐसे हमने लिया, सपोज़ ये पेपर का शीट का साइड तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमें ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना होता है कि दोनों तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर कर सके। कैसा? एक सिलिंड्रिकल टाइप का लिया था, आधा उधर और आधा इधर। याद है कि नहीं? झूठ बोल रहा, कुछ याद नहीं है? पक्का याद है? सच सच बताओ। नहीं याद है तो जाके पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो शीट में बोथ साइड इलेक्ट्रिक फील्ड था। फिर हमने कैलकुलेशन जब किया तो तुम्हें याद होगा राइट साइड में आया था फ्लक्स E डॉट ए, लेफ्ट साइड में भी फ्लक्स आए E डॉट ए, फिर हमने ऐड किया 2E डॉट ए। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ डिवीज़न में 2 दिखाई दे रहा था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 वहाँ से आया था। ठीक है, लेकिन ये अगर कंडक्टिंग मटेरियल है और हम चार्ज देंगे तो वो सिर्फ बाहर वाले साइड में रहेगा, अंदर वाले साइड में चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनाएं वैसा ही जैसे वहाँ बनाया था, सरफेस का एक छोटा पार्ट लिया, मान लो इतना, ठीक है, और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सपोज सिग्मा, तो अंदर की तरफ तो चार्ज है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बाहर की तरफ निकलेगा, अंदर की तरफ होगा नहीं। यस, तो हम यहाँ पर एक अगर गॉसियन सरफेस बनाएं उसी टाइप का जैसे वहाँ बनाया था कि आधा सिलेंडर सरफेस के बाहर और आधा सिलेंडर सरफेस के अंदर, ये हमारा गॉसियन सरफेस बना। ठीक है, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो E और ये सरफेस एरिया है सपोज ds, तो इधर फ्लक्स कितना हो जाएगा E डॉट ds। ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड। नेट चार्ज एनक्लोज कितना लेना है? जितना सरफेस के इस पार्ट में आ रहा है बस उतना ही लेना है, बिल्कुल वैसा ही कैलकुलेशन है। तो कितना चार्ज आएगा? सिग्मा इज चार्ज ऑन द यूनिट सरफेस और सरफेस एरिया है ds, तो E डॉट ds, क्योंकि E और ds सेम डायरेक्शन में है तो E ds cos 0 दैट विल बिकम E ds। ये सब डिस्कस हो चुका है इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। E ds इक्वल टू सिग्मा ds। अच्छा, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग 1 बाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। समझ में आ रहा है कि ऐसे ही हाँ हाँ बोल रहे आ रहा है ना? पक्का। तो नेट फ्लक्स, ये गॉस लॉ है, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज। ये सिग्मा ds इज नथिंग बट चार्ज। ठीक है, तो ds डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत छोटा डेरिवेशन है बट इम्पॉर्टेंट है। तो कंडक्टिंग सरफेस के एक साइड में सिर्फ बाहर साइड में चार्ज होगा, सिर्फ बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो सरफेस के पास एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इतना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो सिग्मा का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा भी डिस्कशन हुआ हर जगह एक बराबर होना चाहिए सरफेस पर, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया बहुत कम है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है।
ठीक है। अगर मान लो पॉइंटेड नहीं होता, कुछ ऐसा होता, तो भी हम बोलते हैं कि यहाँ पर एरिया बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पर एरिया की कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू है, यहाँ पर एरिया बहुत ज़्यादा है, यहाँ एरिया बहुत कम है, यहाँ कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू है। तो अगर हम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकालें सिग्मा, तो सिग्मा मतलब क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। बट सब जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सेम, तो जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ पर क्या होगा, चार्ज ज़्यादा होगा कि कम होगा, E हैज़ टू बी सेम एवरीवेयर, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी, यस, जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ पर चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी, जहाँ एरिया कम है वहाँ चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो चार्ज होगा वो डेंसिटी कम होगी। कम डेंसिटी को हम ऐसे दिखाएंगे, दूर दूर प्लस साइन दिखा देंगे। यहाँ पर एरिया उससे कम है तो पास पास आ गया चार्ज, यानी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो गई। और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, समझ आया। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी है सपोज सिग्मा 1, यहाँ है सिग्मा 2, यहाँ है सिग्मा 3। तो इन सब में सिग्मा 1 सबसे बड़ा होगा, चार्ज डेंसिटी विल बी मैक्सिमम। उससे कम चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा 3 और सबसे कम चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा 2, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यही रीज़न है थंडरिंग, लाइटनिंग जो बारिश के टाइम होता है, उससे बचने के लिए बिल्डिंग्स में लगाया जाता है एक लाइटनिंग कंडक्टर, पता है ना, लाइटनिंग कंडक्टर देखा है, एक रॉड होता है, पॉइंटेड रॉड, उसको बिल्डिंग के साथ लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसका जो पॉइंटेड एंड है वहाँ पर चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी जहाँ पे पॉइंटेड एंड होगा। तो जब ऊपर से बादल निकलेगा, बादल क्या होते हैं, जब आपस में रगड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं। देखो बादलों के बारे में, जो लाइटनिंग, थंडरिंग ये सब है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट जो बेसिक नॉलेज है उसके बेसिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो बादल जो होते हैं जब आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, ये बहुत बेसिक आइडिया है, हर हमेशा सही नहीं है, याद रखना। तो जब एक चार्ज्ड बादल बिल्डिंग के ऊपर से निकलेगा, ठीक है, सपोज़ ये एक बादल था, ऐसे जा रहा था, इस पे चार्ज था, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, इसके नीचे वाले सरफेस में, और यहाँ कोई बिल्डिंग है या कोई टावर है, सपोज़ कोई टावर है, ये एक टावर था और इस टावर पे ऐसे एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास, एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास अगर हम एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो वहाँ होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, याद है ना, टच नहीं कराना है। अगर टच करा दिया तो हो जाएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। मान लो ये एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, इसके पास में एक दूसरा चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेके आए तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हो जाता है, याद आ गया होगा इसको देखकर। तो यहाँ पर यही होगा, जब बादल ऊपर से निकलेगा टावर के ऊपर से, तो टावर का जो ऊपर वाला एंड है उस पर चार्जिंग बाय इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा तो नेट चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब टावर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, बट मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी, चार्ज सबसे ज़्यादा इकट्ठा कहाँ पर होगा, यहाँ पर पॉइंटेड एंड पे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। होगा नेगेटिव चार्ज पूरे में, बट मैक्सिमम कहाँ होगा, पॉइंटेड एंड पर होगा। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ चार्ज डेंसिटी हो गई, मान लो सिग्मा 1 यहाँ हो गया, यहाँ पर सिग्मा 2 हो गया, तो ये जो बीच में एयर है, ठीक है, जहाँ चार्ज ज़्यादा होता है वहाँ पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज एक रफ़ आइडिया के लिए बोल रहे हैं, अगर तुमने V इक्वल टू पढ़ा हो, V इक्वल टू था ना पॉइंट चार्ज के लिए KQ/R, तो कितना पोटेंशियल होगा ये चार्ज पर डिपेंड करता है और एक क्वांटिटी पर भी डिपेंड करता है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम, और एक्चुअली उसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब दो ऑब्जेक्ट को चार्ज करना हो, कंपेयर करना हो किस में पोटेंशियल ज़्यादा है किस में कम। यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसके बिना भी काम चल सकता है। तो अभी यहाँ समझने की बात यह है कि चार्ज डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल हो गया, इनफैक्ट पूरा सरफेस ही इक्वी पोटेंशियल है, बट बादल के कंपैरिजन में यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर कंपैरेटिवली कम है। तो इस गैप में, जो बीच में एयर गैप है, एटमॉस्फेयर में जो एयर गैप है, उसमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो यहाँ एयर है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, बल्कि बोलो एटम्स हैं,
वो आयनाइज हो जाते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटम्स को आयनाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाले रीजन में उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है ना, E = डेल्टा V बाय डेल्टा R। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा तो बहुत हाई स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने से फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये फोर्स क्या करेगा, एटम्स को आयनाइज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर एयर है बादल और टावर के पॉइंटेड एंड के बीच में, वो आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होने के बाद कुछ, हाँ सॉरी, यहाँ पे आयनाइज के साथ साथ हमें बोलना चाहिए एक्साइटेड स्टेट में भी चले जाते हैं। आयनाइजेशन भी होता है, एक्साइटेशन भी होता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में जब आता है तो एनर्जी को रिलीज़ भी करता है, एंड दैट एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकते हैं, अगर लाइट के रेंज में एनर्जी एमिट हुआ तो वो हमें दिखाई देता है। तो वो जो एटम्स हैं एयर के, वो जब लाइट एमिट करते हैं तो वही लाइट हमें लाइटनिंग के टाइम पे दिखाई देती है। ठीक है, और उसी एनर्जी का कुछ पार्ट थंडरिंग में चेंज हो जाता है, यानी कि आवाज़ में बदल जाता है। तो लाइट और साउंड का जो शो होता है वो इस वजह से होता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जब थंडरिंग हो, लाइटनिंग हो, तो हमें पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि पेड़ भी दो टाइप के होते हैं। एक पेड़ ऐसे होते हैं जिनका टॉप शार्प होता है, पॉइंटेड होता है, और एक होते हैं गोभी टाइप के, ऐसे ऐसे पेंटिंग में बनाते हैं ना। हाँ हाँ, किसके? सारे पेड़ तो पॉइंटेड नहीं होते हैं, जैसे ये बरगद का पेड़ है, हाँ ब्रांच पॉइंटेड होते हैं, बट उसमें भी जो सबसे ऊपर वाला है, क्योंकि जब डिस्टेंस कम होता है तो वहाँ पे इंडक्शन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पेड़ का जो ओवरऑल शेप है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर लाइटनिंग आएगी या नहीं आएगी। कुछ पेड़ होते हैं ऐसे पॉइंटेड एंड्स वाले, ठीक है, पेंटिंग में बनाते हैं ना ऐसे, और कुछ पेड़ होंगे ऐसे ऐसे गोभी टाइप के, और यहाँ से अगर बादल जाए तो दोनों के सरफेस पर चार्ज आएगा, दोनों पर चार्ज आएगा, बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी किस पर होगी लाइटनिंग आने की? इस पर होगी, क्योंकि यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो दोनों पेड़ अगर पास पास लगे हुए हैं तो इसके ऊपर लाइटनिंग आएगी, इसके ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर चार दोस्त जा रहे हैं मैदान में घूमते हुए और हाइट अलग अलग है, तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसके ऊपर है लाइटनिंग आने की? जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी। इसीलिए बोला जाता है, कहीं तुमने पढ़ा होगा, अगर लाइटनिंग थंडरिंग हो और हमें खुले मैदान में हो तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कोई जगह नहीं है छुपने की, खुले मैदान में है और लाइटनिंग थंडरिंग शुरू हो गया तो क्या करना चाहिए? तो हमें लेट जाना चाहिए, ग्राउंड पे लेट जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम खड़े रहेंगे तो हम एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जैसे होंगे, तो वो हमारे सर पे आ जाएगा, इसीलिए हमें लेट जाना चाहिए। पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि पेड़ पर थंडरिंग आने की पॉसिबिलिटी है। जो सबसे ऊंचा ऑब्जेक्ट होगा उस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा आ जाएगी, उस पर इंडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं। कार में अगर जा रहे हैं ओपन एरिया में, तो कार के अंदर ही बैठे रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना है। तुम सोचोगे कार तो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है, यस मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, अभी हमने पढ़ा था। अगर कंडक्टिंग मटेरियल है तो चार्ज सरफेस पे रहेगा, अंदर नहीं आएगा। जैसे तुमने देखा होगा इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में सोचते होगे, पता नहीं सोचा कि नहीं, हमने तो बहुत बार सोचा कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन अगर अंदर आ गया, अंदर झटका लगा तो बिजली का झटका अंदर भी लग सकता है, बट अंदर कुछ नहीं होता है, बारिश हो जो भी हो, लेकिन चार्ज सब कहाँ रहता है? सरफेस पर रहता है। और साथ ही साथ जो पटरियों के थ्रू ग्राउंड भी किया जाता है, तो सरफेस पे जो चार्ज होता है वो सब ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। कार में अगर जा रहे हैं और थंडरिंग लाइटनिंग होने लगे तो विंडोज़ सारे बंद कर लो और आराम से कार के अंदर बैठे रहो, कोई समझ में आया? तो लास्ट वाला जो पॉइंट बोला था कार वाला, इनफैक्ट दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ही है जो कार वाली बात कही है, यानी कि जो भी चार्ज होगा वो सब सरफेस पर आ जाएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए। जैसे हमने अभी कार में खुद को शील्ड कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से। ये बादल की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, पॉजिटिव से शुरू हुआ, नेगेटिव में जाके एंड हुआ। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे प्लस लिखा था क्या, नहीं लिखा था, तो ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, इंडक्शन में ऐसे ही होता है। तो अगर हम कार के अंदर बैठे हैं तो हमने खुद को बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे खुद को शील्ड कर लिया। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ होता है? ऐसा तो हम लोग डेली तो नहीं होता है कि जा रहे हैं थंडरिंग हो रही, लेकिन डेली लाइफ में भी यूज़ है। जैसे तुमने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के साथ जो स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं, यहाँ हो सकता है यूज़ ना होता हो क्योंकि वोल्टेज यहाँ स्टेबल रहता है, जहाँ फ्लक्चुएशन होते हैं वहाँ पर हमें स्टेबलाइज़र यूज़ करना होता है, या गांव में जहाँ बैटरी चार्जर वो सब यूज़ करने होते हैं। तो तुमने देखा होगा उन सब की केसिंग यानी जो कवर है वो मेटेलिक ही होता है, वो लकड़ी का या प्लास्टिक का नहीं बनाया जाता है, मेटल का ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं। तो अगर या और भी कोई डिवाइसेस ले सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं। तो अंदर वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उन पर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आया तो उनके फंक्शनिंग पर इफ़ेक्ट हो सकता है, माल फंक्शनिंग हो सकती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ रखने के लिए बाहर एक मेटेलिक केसिंग बनाई जाती है, तो अंदर के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो सेफ रहते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डजेंट अफेक्ट देम, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर रहती है, दैट डजेंट दे डोंट माल फंक्शन। ठीक है, समझ में आया? तो एक्सटर्नल फील्ड से अंदर के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको सेफ रखने के लिए हम एक मेटेलिक केसिंग बनाते हैं, यानी कि शील्ड बनाते हैं। दैट शील्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल था, ठीक है, और अगर एक्सटर्नल फील्ड में इसको रखा, ये एक्सटर्नल फील्ड था, ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड था, तो एक्सटर्नल फील्ड में रखे या कुछ भी कंडीशन हो, एक बात हमेशा सही होगी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ कैसे सेटिस्फाइड होगी? इसको तो हमने पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक एनवायरनमेंट में रख दिया है, या अगर जो वर्ड यूज़ करें बुक्स में रहता है कि हमने इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में इमर्स कर दिया। वी हैव इमर्स्ड दिस कंडक्टर इन ए रीजन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें इस कंडक्टर को रख दिया। यहाँ भी वो बात तो हमेशा सही होगी कि अंदर कोई फील्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से कंडक्टिंग मटेरियल है तो इसमें चार्ज का मूवमेंट भी होगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आकर जमा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आकर जमा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो गई, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हो गई। ठीक है, तो ये मान लो है सिग्मा 1 और ये इधर है मान लो सिग्मा 2, क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, नेगेटिव यहाँ आ गया। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है, नेगेटिव की तरफ एंड होता है, ये भी हमें पता है। तो ये एक्सटर्नल फील्ड तो था ही, बट इस कंडक्टर के अंदर अपना भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। किधर से किधर? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की तरफ, यानी कि यहाँ पर एक इंटरनल फील्ड भी आ जाएगा। ठीक है, बट अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अंदर नेट फील्ड होना चाहिए 0। नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी 0, और वो तभी हो सकता है कि जब यहाँ पर जो एक्सटर्नल फील्ड है इसके अंदर पेनिट्रेट करके जा रहा है और इसका अपना फील्ड है ई इन, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फील्ड 0 होने का मतलब हुआ, नेट फील्ड इज़ 0, इट मीन्स कि जो एक्सटर्नल फील्ड है और जो इंटरनल फील्ड है उनका नेट 0 होना चाहिए, रिजल्टेंट फील्ड मस्ट बी 0। सो इट प्रूव्स व्हाट? E एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ E इंटरनल, यानी अंदर जो फील्ड डेवलप होगा वो उतना ही होगा जितना एक्सटर्नल फील्ड था। देन ओनली द नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बिकम 0। ठीक है, तो ये हमने आज क्या पढ़ा? बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, कुछ भी बोल सकते हैं। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं तो क्या होता है?
नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, ठीक है। अभी अगर टाइम है तो कंटिन्यू करेंगे, 5 मिनट है, शुरू कर देते हैं इसको, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। नॉन कंडक्टिंग